हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले भाग में चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर की एक्सरसाइज की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज भी हमें और कुछ क्वेश्चंस करने हैं फोर्स से रिलेटेड, ताकि हमें पता चल सके, है ना, कि हमने कितना जो चैप्टर में पढ़ा था उसको कितना हम समझ पाए। तो और क्वेश्चंस करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। चलिए, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसको आप किस में चेंज कर देते हैं? आप उसको, उसकी जो मोशन है उसके स्टेट को चेंज कर देते हैं। तो आपको एग्जांपल देना है, एक पुश का देना है और एक पुल का देना है ना। तो पुश करके आप कैसे किसी की मोशन की स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो अगर आप जो ड्रॉर है उसको आप क्या करें, अपने क्लोज लेके आए बाय पुशिंग, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, वी क्लोज ड्रॉर बाय पुशिंग, है ना। पुश करके हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉर को की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। वी क्लोज ड्रॉर बाय पुशिंग, पुश करके अपने से दूर हमने उसको क्या कर दिया, पुश करके उसको कर दिया, है ना। तो वी क्लोज ड्रॉर बाय पुशिंग, है ना। तो वी मूव अ वुडन बॉक्स, हम क्या करेंगे, एक वुडन बॉक्स मूव करेंगे बाय पुशिंग, है ना। दो एग्जांपल देना आपको, पहला तो ये हो गया। दूसरा, वी मूव अ वुडन बॉक्स वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग, है ना। पुश करके हम वुडन बॉक्स को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पुश के एग्जांपल थे। पुल के क्या हो सकते हैं बच्चों? पुल कर सकते हैं, वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, है ना। वेल से, कुएं से हम पानी निकाल सकते हैं बाय पुलिंग। वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, बाय पुलिंग अ रोप, बाय पुलिंग द रोप, है ना। रोप को पुल करके, रस्सी को खींच के, ठीक है, पहला। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, है ना। जो बुग्गी होती है उसको कौन खींचता है, घोड़ा खींचता है ना। तो बुग्गी को कौन खींचेगा, कार्ट खींचेगा, पुल्स करेगा। आ रहा समझ में आपको? तो ये हो गया बच्चों, है ना। तो ये क्वेश्चन था,
इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ठीक है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ऐसे दो एग्जाम्पल देने हैं जिसपे कि फोर्स लगने से क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाए, है ना। तो क्या कह सकते हैं हम, इसका क्या आंसर दे सकते हैं। पहला कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ रबर बैंड टू स्ट्रेच इट, है ना। आप क्या करो, आपको दो एग्जाम्पल देने हैं ना, दो एग्जाम्पल देने हैं, तो आप ये बोल सकते हो। ठीक है ना, रबड़ बैंड में आप क्या करिए, फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे आप रबड़ बैंड में फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना, उसको स्ट्रेच कर देंगे, है ना, तो वो स्ट्रेच हो जाती है, वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, स्ट्रेच खिंच जाती है ना। और दूसरा एंड ऑन क्ले टू चेंज इट्स शेप, है ना। दूसरा हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, वी अप्लाई अ फोर्स, और फोर्स जो क्ले होती है ना, क्ले में आप फोर्स अप्लाई करो टू चेंज इट्स शेप, टू चेंज इट्स शेप, उसकी शेप को चेंज करने के लिए, है ना। मिट्टी होती है ना, क्ले की मिट्टी, क्ले के जो खिलौने बने रहते हैं, आप उस पर अप्लाई करें फोर्स तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से तो समझ आएगा आपको, ऐसे दो क्वेश्चन हमने करे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता है आपके लिए। एक क्वेश्चन हमारे पास, ठीक, एक क्या करता है, आयरन के ऊपर क्या करता है, हथौड़ा मारता है ना, हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन, ठीक है ना, वाइल मेकिंग अ टूल, टूल बनाने के लिए ब्लैक स्मिथ क्या करता है, ब्लैक स्मिथ आपका हॉट पीस ऑफ आयरन क्या करता है उस पे। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, है ना।
कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं हैमरिंग के द्वारा हैमरिंग के दौरान, तो उससे पीस ऑफ आयरन को क्या इफेक्ट होगा। तो हम देखेंगे कि जो फोर्स लगेगा ड्यू टू हैमरिंग, उससे क्या हो जाएगा, जो आयरन की शेप है उसमें चेंज आ जाएगा, है ना। इट कॉज द चेंज इन द शेप ऑफ आयरन, जो आयरन की शेप है वो बदल जाएगी और आयरन को हम मोल्ड कर सकते हैं रिक्वायर्ड शेप में, जो हमको चाहिए, है ना। रिक्वायर्ड शेप में आप देखते हैं ना, आयरन के कई सारे आर्टिकल्स बनते हैं, तो उसमें हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग ठीक है। आयरन की शेप चेंज हो जाएगी और उसको फिर हम कोई भी शेप दे सकते हैं, जिस तरीके का टूल हमें बनाना है उस तरीके की शेप उसको दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा ये किस तरीके से बोला है, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारे पास inflated balloon was pressed against a wall after it has rubbed with a piece of synthetic cloth. Synthetic cloth. It was found that the balloon stick to the wall. Stick to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall. ठीक, चलिए
क्या क्वेश्चन है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन है, एक इन्फ्लेटेड बैलून है ना, एक बैलून है, फुला बैलून है, उसको हमने प्रेस करा अगेंस्ट अ वॉल, है ना, वॉल की तरफ हमने उसको प्रेस करा, धकेला। कब? व्हेन आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, जब हमने उसको एक सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब किया था। सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब हमने किया तो देखा गया कि जो बैलून है ना, देखा गया कि बैलून है वो वॉल से जाके चिपक गया, है ना। बैलून जब उसको हमने सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब किया तो बैलून क्लॉथ के साथ जाके, सॉरी, वॉल के साथ जाके वो चिपक गया है। तो हमें बताना है कि कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बैलून और वॉल के अट्रैक्शन के लिए, है ना। तो आपको पता है कि बैलून को जब हमने सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब किया, क्या हुआ बच्चों? अप्लाई हुआ, एक चार्ज लगा उसमें, जिस वजह से वो वॉल की तरफ चिपक रहा है। तो कौन सा फोर्स है बच्चों? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा था चैप्टर में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट इज नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट। containing water held above ground level, in your hand. Discuss why force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. ठीक है, तो आपको बताना है फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट। आपको उस फोर्स का नाम बताना है जो प्लास्टिक बकेट के ऊपर लग रहा है, जिसमें पानी भरा हुआ और उसको हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्राउंड लेवल से ऊपर। और ये भी बताना है कि क्यों ये फोर्स लग रहा है बकेट पे। वाई फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसके मोशन ऑफ स्टेट पे क्यों चेंज नहीं ला पा रहा है फोर्स, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो बच्चों हमने क्या किया हुआ, अपने हाथ से बाल्टी को उठाया है और उस पर पानी भरा हुआ है ना। तो एक तो हम अपने मसल्स का यूज कर रहे हैं, जो हमारे आर्म्स है उस आर्म्स में जो हमारे मसल्स है उसका यूज कर रहे हैं। तो हम एक फोर्स क्या कह सकते हैं कि मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड। जो हमारा मस्कुलर फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा, और दूसरा बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है ना। एक तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही और एक हमारा दो फोर्स लग रहे है ना। तो दो फोर्स लग रहे, तो दोनों के दोनों फोर्स बच्चों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, इक्वल डायरेक्शन में। अपोजिट फोर्स है, मतलब इक्वल है और अपोजिट फोर्स है, तो उस वजह से जो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं
और जो बकेट है वो हमारे हाथ पे ही है, क्योंकि कोई भी चीज बच्चों ग्रेविटी क्या करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है उसको नीचे धकेलने के लिए, और हम उसके अपोजिट उसके ऊपर की तरफ मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो जिस वजह से उसके जो स्टेट ऑफ मोशन है उस पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट। फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट, बकेट में बच्चों कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? पहला फोर्स हमारा मस्कुलर फोर्स, पहला क्या लग रहा है बच्चों? हमारा मस्कुलर फोर्स लग रहा है। ऑफ आर्म्स, muscular force on arm acting upward, ऊपर की तरफ लग रहा। दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों? नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। आ रही बात समझ में आपको? चलिए, तो शेप में चेंज क्यों नहीं आ रहा? उसकी शेप में चेंज क्यों नहीं आ रहा बच्चों? शेप में चेंज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दोनों के दोनों फोर्स कैसे लग रहे हैं? उल्टी डायरेक्शन में लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे, और जिस वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? बोथ the forces do not bring any change in the state of motion. क्यों? Because both of them are acting in equal and opposite direction, in equal and in opposite direction, ठीक है ना। इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं बच्चों? इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगने से वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल कर दे रहे हैं। तो इस वजह से वो क्या कर रहा है? जैसी की है वैसी उसकी शेप चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। एंड कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये था आपके पास ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए, a rocket has been fired upward, a rocket has been fired upward to launch a satellite, in its orbit, ठीक है। नेम द टू फोर्स, acting on the rocket
acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. After leaving the launching pad. ठीक है, क्या करा आपको बताना है। जब रॉकेट को हमने फायर किया ऊपर की तरफ सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, तो बताने दो फोर्स कौन से लग रहे रॉकेट में जैसे ही रॉकेट लॉन्चिंग पैड को छोड़ के ऊपर की तरफ गया, है ना। तो जो फोर्स लगता है जब रॉकेट लीव करेगा लॉन्चिंग पैड को, एक तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ क्या कर रहा है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, नीचे को धकेल रहा है उसको डाउनवर्ड। और एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर का क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है। दो फोर्स लगते हैं इस पे, है ना। पहला लगेगा ग्रेविटेशनल, पहला लग रहा है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऊपर की, ये क्या लगेगा नीचे की तरफ। ग्रेविटी का फोर्स है, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है नीचे की तरफ, है ना। और सेकंड क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, है ना। अर्थ एयर क्या करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में उसकी ऊपर की तरफ, है ना। अर्थ क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। ये दो चीजें हो रही है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और एक फ्रिक्शनल एयर का लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, ऊपर की तरफ लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमको बताना है कि जैसे रॉकेट ने लॉन्चिंग पैड को छोड़ा तो उसी तरीके वैसे ही उस पर दो फोर्स लगे, उन दो फोर्स के हमें नाम बताने थे, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज एक्सरसाइज देखी चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर की। तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद एक्सरसाइज, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएंगे जो भी क्वेश्चन हमने करे। आप घर में अगर इसे अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आपको और अच्छे से ये चीजें आ सकती है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।